तो भाइयों आपका स्वागत है और चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है तो हाइप का ऑप्शन आ चुका होगा। तो हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना वीडियो को, और मेंबरशिप भी ऑन हो चुकी है। तो भाई उसमें भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दो और वापस चलते हैं वीडियो पे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली एक केव में फंसा होता है जहाँ पर उसके सामने 5 नेशन सोल के कल्टिवेटर होते हैं, जहाँ पर हानली एक को निपटाने के बाद वहां से भाग निकलता है। तो जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो एक स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे हानली वहां से कई सौ किलोमीटर दूर आ चुका होता है और सामने वो देखता है कि एक मॉडल की टोली जा रही होती है जिसमें कई सारे जवान मर्द और औरतें भी होती है। ये वही मॉडल डिवीजन थी जो हेवनली साउथ के रिसोर्स को लूटने जा रही होती है। हानली हवा में रुककर थोड़ी देर तक सभी को देख रहा होता है। उसने अपने स्पिरिचुअल सेंस से सेंस किया कि एक फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट और 3 की कंडेंसेशन स्टेज के स्पेल वॉरियर मौजूद थे वहां पर। फिर हानली ने कुछ सोचा और तुरंत एक इनकार्नेशन सिस्टम बनाया और अगले ही मोमेंट में उसकी बॉडी ब्लर होकर सीधे एक मुलान कार्ड के पास पहुंच जाती है और सीधा वो उसके अंदर घुस जाता है। उसके अंदर कई सारे सामान होते हैं जिसे हानली वेपोराइज कर देता है और सीधे वहां पर बैठ जाता है। हानली सोचता है कि अभी हेवनली साउथ लौटना काफी रिस्की है। मुलान स्पेल वॉरियर हर जगह पर एक्टिव है, अगर टॉप रैंक के वॉरियर मिल गए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इस बार उसके पास पिछली बार की जैसा रेड नेशन सोलिस्टर कल्टिवेटर सपोर्ट करने के लिए नहीं है और ऊपर से वांग चेंगे और उसके साथी भी उसे ढूंढ रहे होंगे। तो सेफेस्ट ऑप्शन यही था कि मॉडल के बीच छुप कर वह निकल जाए। कोई मॉडल ग्रुप पर ध्यान नहीं देगा और जब तक कोई लेड नेशन सोल स्टेज का वॉरियर इन्हें पर्सनली चेक नहीं करता तब तक हानली के प्रेजेंस के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और जैसे ही हानली इस रेगिस्तान को क्रॉस करेगा वैसे ही वो मुलान इन्फ्लुएंस से बाहर जा चुका होगा। जिसके साथ हानली अपने हाथ को हिलाता है, उसके कार्ड पर चारों ओर एक ब्लू बैरियर बन जाता है और उस कार्ड को पूरी तरह से ढक लेता है और एकदम सील हो जाता है। तब हानली स्माइल करते हुए फॉक्स गर्ल की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे एक्साइटमेंट को देखकर लगता है कि तुमने काफी कुछ लूटा है, बताओ जल्दी क्या क्या लूटा। जिसको सुनते ही व्हाइट फॉक्स बाहर निकलते उसकी स्लीप से वो उड़ती हुई नीचे गई और कहती है मुस्कुराते हुए कि मैं श्योर नहीं है कि कितनी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है, लेकिन मास्टर आप देखकर समझ जाएंगे। पहले फ्लोर पर काफी एंसेंट ट्रेजर थे लेकिन मैंने पहले उन्हें नहीं लूटा क्योंकि स्पिरिचुअल से कंसोल करना काफी मुश्किल था। लेकिन सेकंड फ्लोर पर मुझे 6 बॉक्स दिखे जो कि चमक रहे होते हैं और उन्हें देखकर ही पता चल जाता है वो काफी डिवाइन आइटम थे, लेकिन मैंने पूरे नहीं लिए, वहां से 3 लिए ताकि किसी को शक ना हो। और हानली तभी अपने वेस्ट से एक जेड बॉक्स निकालता है और स्माइल करते हुए कहता है कि तुम आशा चांग कुंग के द्वारा छोड़े गए टोटल 6 बॉक्स थे और उनमें से 4 हमारे पास आ चुका है। लगता है कि ये डिसीजन मेरा काफी अच्छा था। वो काफी खुश होता है हानली इस समय। तो हमारी फॉक्स गर्ल कहती है कि मास्टर आप कमाल के हैं, इतने सारे नेशन सोल कल्टिवेटर होने के बावजूद आपने एक जेड बॉक्स को निकाल लिया, क्या आपको डर नहीं लगा? तब हानली स्माइल करते हुए कहता है कि डर कैसे, अगर वर्स्ट केस होता तो मैं अपने ब्लड शैडो इन्वेजन से भाग जाता और ऑनेस्टली मुझे पूरा यकीन था कि ये काम हो जाएगा। जब मैंने फॉर्मेशन को ब्रेक किया था तो मैंने तुम्हें वहां पर छोड़ दिया था और किसी ने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया, लेकिन तुमने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया इतने सारे जेड बॉक्स को लाकर। तब फर्स्ट गर्ल हंसते हुए कहती है कि मास्टर आप मजाक कर रहे हैं, हमारे सिल्वर मून वॉल्फ क्लैन के इन्वेजन टेक्निक काफी अच्छी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि जेड बॉक्स के स्पिरिचुअल की के अंदर अपने अंदर सील करना, वरना उन ओल्ड कल्टिवेटर के स्पिरिचुअल सन से बचना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर आगे जोड़ते हुए हमारी फर्स्ट गर्ल एक्साइटेड होकर कहती है कि मास्टर चलो इन जेड बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या है। हानली यह सुनकर स्माइल करता है और एक जेड बॉक्स को उठा लेता है। उसके ब्लाम से एक अजूरा लाइट निकलती है और वो बॉक्स चमकने लगता है और हल्के से क्लिक के साउंड के साथ वो खुल जाता है। अंदर एक ब्लू जेड स्लिप होती है और जिसके बाद हानली सभी बॉक्स को खोलता है। उसमें कई सारे उसे टीजर मिलते हैं जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और 2 दिन बीत चुके होते हैं। इस बीच 2 बार स्पेल वॉरियर ने इस मॉडल के टोली को चेक किया था, लेकिन हर बार हमारी फर्स्ट गर्ल हानली को पहले ही बता देती है और हानली अपने आप को उन लो ग्रेड स्पेल वॉरियर से हानली अपने आप को इजीली छुपा लेता है। और जैसे वो मॉडल की टोली मुलान प्लान से बाहर निकलती है हानली क्वार्टली फर्स्ट गर्ल को लेकर आसमान में उड़ जाता है और डायरेक्टली हेवनली साउथ की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। हानली अपने पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस के थ्रू 50 किलोमीटर तक एरिया में सभी स्पेल वॉरियर को इजीली डिटेक्ट कर रहा होता है और ऐसे ही डिजर्ट को क्रॉस करते हुए फाइनली 9 नेशन यूनियन के एक स्टेट फेंग युआन में पहुंच जाता है। ये स्टेट मुलान प्लान्स के बिल्कुल पास था और नॉर्मली यहाँ पर कल्टिवेटर आगे से खड़े रहते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर लफड़ा ना हो, लेकिन हानली यहाँ पर देखता है कोई भी कल्टिवेटर प्रेजेंट नहीं था। सभी स्पेल वॉरियर और कोई भी 9 नेशन यूनियन का भी कल्टिवेटर वहाँ पर मौजूद नहीं था। मतलब साफ था कि सभी लोग रिट्रीट कर चुके हैं क्योंकि असली वार शुरू होने वाली है। हानली बिना टाइम वेस्ट किए एक सुनसान जगह की तरफ से फ्लाई करते हुए निकलता जाता है। 4 दिन और स्मूथली बीत जाते हैं, लेकिन तभी हानली एक स्पिरिचुअल की का सीरियस फ्लक्चुएशन फील करता है। वह समझ जाता है कि आगे कोई बड़ी बैटल चल रही है और वहाँ पर हाई लेवल कल्टिवेटर भी मौजूद है। हानली थोड़ा फोकस करता है और पता लगाता है कि वहाँ पर 5 कोर फॉर्मेशन के कल्टिवेटर है जो नेशन सोल सेंट्रिक से फाइट कर रहे हैं और उन 5 कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर में से हानली को कुछ लोग फैमिलियर लग रहे होते लेकिन याद नहीं आ रहा था कि वो कौन थे। थोड़ा हेजिटेशन के बाद हानली क्यूरियसली इन्हीं के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचता है तो सामने का सीन देखकर उसकी आंखें फट जाती है। आसमान रंग बिरंगी लाइट से चमक रहा होता है, एक्सप्लोजन हर तरफ गूंज रहे होते हैं, एक जबरदस्त बैटल चल रही होती है। वे 5 कोर फॉर्मेशन के कल्टिवेटर अपना फुल पावर यूज कर रहे होते हैं, अपने मैजिक ट्रीजर से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका अपोनेंट एक टकला येलो ग्रोवेड नेशन सोल स्पेल वॉरियर था। अपनी पावरफुल येलो मिस्ट से सबको धीरे धीरे पीछे ढकेल रहा था और स्पेल वॉरियर की टेक्निक और कल्टिवेशन इतना हाई लेवल का था कि उसे खुद का ट्रीजर यूज करने की भी जरूरत नहीं था। और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल लड़की भी होती है उन कल्टिवेटर्स के बीच में, और हानली उस लड़की को देखते ही पहचान लेता है। और तभी हानली की नजर पड़ती है एक फैट ओल्ड मैन पर जिसके आसपास सिल्वर लाइटिंग थी और वह एक बड़े से लाइटिंग शॉर्ट ट्रीजर का यूज कर रहा था। हानली उसे तुरंत पहचान लेता है और सोचता है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, लेकिन तभी वो नेशनल सोल कल्टिवेटर चिल्लाते हुए कहता है कि लड़की, लगता है तुम्हें मेरी अच्छाई समझ नहीं आ रही है। मैंने तुम्हें इतनी देर तक जिंदा रखा क्योंकि मुझे अपने कल्टीवेशन आर्ट के लिए एक परफेक्ट वेसल चाहिए, लेकिन अब भी अगर तुम मना करती तो मैं कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो एक येलो पंख जैसे टीजर को निकालता है अपने मुंह से, और जैसे उस पंख को वो अपने हाथ में पकड़ता है उसका ऑरा बदल जाता है। लेकिन यह देखकर उन 5 कल्टिवेटर के चेहरे पर पैनिक आ जाता है। सबको समझ आ गया था कि वे अपनी रियल पावर का यूज करने वाला था, लेकिन पीछे हटने का मतलब था कि वो पक्का मारे जाएंगे। तो सभी ने मिलकर अपनी फुल मैजिक पावर को रिलीज किया और कुछ वक्त के लिए उन्होंने येलो मिस्ट को पीछे ढकेल दिया। लेकिन यह देखकर वह स्पिल वॉरियर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने वो पंख को हवा में फेंका और उसके ऊपर एक येलो की ब्लो किया, कुछ इनकार्नेशन चैंट किया और तुरंत ही वो टीजर ट्रिम्बल करने लगा और एक हवा में बहुत बड़ा बाउंडर बना देता है जो 100 मीटर तक ऊंचा था, और एक सेकंड में ही उसने 5 कोर फॉर्मेशन के कल्टिवेटर को घेर लिया। वे मैसिव येलो टॉर्नाडो अपनी फुल पावर पे था। उसके अर्थ शेकिंग विंड ने आसपास के सारे मैजिक टीजर को हिलाकर रख दिया था। वो टीजर अब कंट्रोल से बाहर जा चुके थे, जैसे उस टॉर्नाडो के फोर्स ने उसने अपने अंदर खींच लिया हो। और तब वो टकला स्पिल वॉरियर अपने टिपिकल क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि जब तुम मेरी मेहरबानी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो तो अब मैं फोर्स करूंगा तुम मेरी बात मानो। अब देखता हूँ तुम कैसे मना कर सकते हो। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में से एक बड़ी सी येलो हैंड बनाई और सीधा उस ब्यूटीफुल कल्टिवेटर की ओर छोड़ दिया, और वो येलो हैंड सीधा उस लड़की के पीछे जाने लगा उसे पकड़ने के लिए। उसका प्लान सिंपल था, पहले उस लड़की को कैप्चर करो ताकि वो जिंदा रहे, बाकी सबको एक साथ में मार दो। वे लड़की तुरंत अपने ब्लेजिंग फ्लेम शॉट का यूज करती है, लेकिन उस वायलेंट टोर्नाडो के खिंचाव की वजह से वह शॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो अपने वेपन को संभाल नहीं पाती और उसका चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका होता है। दूसरे सभी 4 कल्टिवेटर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी उस टोर्नाडो की वजह से हवा में इधर उधर फेंका रहे होते हैं। सिर्फ एक बंदा, वो फैट कल्टिवेटर, इसका कल्टिवेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो थोड़ा बैलेंस बनाता है और वो डिस्परेट होकर लाइटनिंग बोल्ट को शूट करता है, लेकिन वो भी उस बड़ी येलो हैंड पर कोई भी असर नहीं दिखाती। और जब वो येलो हैंड सिर्फ 3 मीटर दूर होता है उस लड़की से, तभी एक सडनली बूम की आवाज आती है और वह येलो हैंड डिस्पेयर हो जाता है। उसी मोमेंट पे वह टकला स्पिल वॉरियर गुस्से से चिल्ला उठता है और एकदम शॉक में चला जाता है। अगले सेकंड में वो पूरा टॉर्नाडो भी वहां से गायब हो जाता है और सब कुछ एकदम डिसॉल्व हो चुका था, जैसे कि वहां पर कोई फाइट हो ही नहीं रही थी। एकदम शांत माहौल हो जाता है। वो 5 कल्टिवेटर एक दूसरे को कंफ्यूज नजर से देख रहे होते हैं और फिर उनका ध्यान उस टकले कल्टिवेटर पर जाता है जो कि एक खाली स्थान को काफी देर तक घूर रहा होता है। और फिर वो गरजते हुए कहता है कि कौन है, तुम्हारी टेक्निक को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई, छुप क्यों रहा है? और तभी एक वॉइस सुनाई देती है कि मैं छुप नहीं रहा हूँ, तुम्हारी कल्टिवेशन इतना ज्यादा कमजोर है कि तुम मुझे देख ही नहीं पा रहे हो। लगता है तुम अभी नए नए नेशनल सोल स्टेज पर पहुंचे हो। मैं आज तक जितने स्पिल वॉरियर से मिल चुका हूँ तुम उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर हो। और अगले सेकंड एक कैजुअल लाइट की फ्लैश होती है और आसमान में हानली खड़ा हुआ दिखाई देता है, एकदम काम, कॉन्फिडेंट और डेडली सीरियस, जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। हानली सिचुएशन समझते हुए एक अजूरा एसेंस से शॉट को समन करता है और सीधे उस येलो पंख वाले टीजर पर अटैक कर देता है और एक ही टाइम उसे भी वहां से साफ कर देता है। वो 5 कल्टिवेटर पहले तो शॉक में थे, लेकिन जैसे उन्होंने हानली के नेशनल सोल ऑरा को महसूस किया उनके चेहरे पर एक रिलीफ आ गया। उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी जिंदगी अब बच चुकी है। वे ब्यूटीफुल फीमेल कल्टिवेटर तुरंत वो करते हुए कहती है कि जूनियर का नाम नीयिंग है, सीनियर हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हानली उस लड़की की आवाज सुनता है उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगती है, लेकिन अभी उसके पास कोई भी टाइम नहीं था, तो वो अपने हाथ से उनको सिग्नल देता है कि रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। हानली अपने अंदर सोचता है कि ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं और ये सही बात है क्योंकि वे आखिरी बार इनसे 200 साल पहले मिला था, तो वो कैसे इन्हें पहचान सकते हैं। और फिर वो फाइनली अपनी नजर को घुमाता है और स्पिल वॉरियर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भाग नहीं रहे हो, लगता है कि तुम लड़ना चाहते हो। तब वो टकला स्पिल वॉरियर हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम भी सिर्फ अभी अर्ली नेशनल सोल स्टेज पे पहुंचे हो, बड़े बड़े डायलॉग बोलते हो ऐसे कि जैसे कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारी रियल एबिलिटी है क्या आखिर। इतना कहकर उसने एक इनकार्नेशन जेस्चर बनाया और अपनी उंगली से 2 शाइनिंग येलो स्ट्रीक ऑफ लाइट शूट कर दी। हानली सरप्राइज होकर देखता है, लेकिन वो थोड़ा भी शॉक नहीं होता, वो कामली ऑब्जर्व कर रहा होता है। हानली देखता है वो टकला कल्टिवेटर कुछ चैंट कर रहा होता है और उसका पूरा शरीर एक येलो क्लाउड में कवर हो जाता है और फिर जोर से चिल्लाता है राइस। हानली ने अपने स्पेशल सेंसर सराउंडिंग को चेक किया, पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर एक ग्राउंड से रंबलिंग का साउंड सुनाई दिया और धीरे धीरे ठंडा जैसे लाउड होने लगा। हानली अपने शॉट से एक स्ट्रीक ऑफ लाइट को नीचे भेजता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता और तभी जमीन फट जाती है और वहां से 2 40 मीटर लॉन्ग येलो ड्रैगन निकलते हैं, जिसके बड़े बड़े हॉर्न होते हैं और पूरे गुस्से से गरज रहे होते हैं। वो दोनों उस बर्ड कल्टिवेटर के आसपास घूम रहे होते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं। यह देखकर हानली शॉक हो जाता है। वह कहता है कि ये तो पूरी तरह से मिट्टी से बना ड्रैगन है, लेकिन उसके अंदर एक लाइफ फ्लैग जैसे ऑरा है, जैसे कि वो सच में एक जिंदा क्रिएचर हो। और तभी वो स्पिल वॉरियर हंसते हुए कहता है कि हे अब तुम मेरा देखोगे कंस्ट्रेंट स्पिरिट बीस्ट की पावर। और इसी के साथ वो दोनों ड्रैगन को हानली की तरफ फुल स्पीड में रिलीज कर देता है। हानली जिसे देखकर सीज करता है और अपने मुंह से एक सेलेस्टियल साइज फ्लेम को निकालता है। फिर फ्लेम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों फ्लेम सीधा जाकर ड्रैगन से टकरा जाती है और एक ही सेकंड में वो दोनों ड्रैगन एकदम आइस के बन जाते हैं। वो फ्रोज होकर हानली के सामने रुक जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं टूटकर।
पर। और अगले सेकंड हानली अपने स्वॉर्ड को निकालता है, एक फायर एंड ब्लो मारता है उनकी तरफ और वो पूरी तरह से सैटर हो जाते हैं। हानली थोड़ा रिलैक्स टोन में बोलता है कि अब और क्या दिखाने वाले हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम स्पेल वॉरियर की स्पेल टेक्निक आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। यह देखकर स्पेल वॉरियर कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। शॉक और डिसबिलीफ के बीच उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके अर्थ ड्रैगन को कोई इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। थोड़ी देर बाद उसकी वॉइस फिर से आती है और वो कहता है कि तुम किस सेक्ट से हो, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम फेमस कल्टिवेटर में से तो नहीं दिखते, क्या तुम भी एक नए नेशन सोल स्टेज के कल्टिवेटर हो। हानली कामली बोलता है कि मैं कोई बड़ा नाम नहीं हूँ, अगर मैं बता भी दूं तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे और अगर तुम अटैक नहीं कर रहे हो तो अब मैं पोलाइट नहीं रहूंगा, अब मैं अटैक करूंगा। और यह कहकर हानली ने अपने स्पीड बीस्ट पाउच पर टैप किया और काउंटलेस गोल्डन डिवोरिंग बीटल बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर हानली सोचता है कि मैंने इनका कई बार यूज किया है लेकिन एक नेशन सोल कल्टिवेटर के खिलाफ कभी नहीं किया है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन हानली कुछ कर पाता उससे पहले ही हुआ कल्टिवेटर चिल्ला उठता है कि गोल्डन डिवोरिंग बीटल्स तुम्हारे पास ये कहाँ से आया और इतनी ज्यादा कैसे है। उसके बाद इसमें क्लियरली एकदम टेरर दिख रहा होता है और बिना कुछ बोले ही तुरंत पलट कर येलो लाइट स्ट्रीप बनकर वहां से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं काफी दूर अपेयर होता है और आसमान को चीरते हुए भाग जाता है। हानली उसे पहले रोकने की सोचता है लेकिन फिर वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि अगर एक नेशन सोल कल्टिवेटर भागना चाहे तो उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हानली को यह बात सोचने में मजबूर करती है कि इतना कम कल्टिवेशन होने के बावजूद भी वो बंदा गोल्डन डिवोरिंग बीटल्स को पहचान कैसा गया। कुछ देर तक हानली उसी के बीच लगा रहता है लेकिन फिर वे गोल्डन डिवोरिंग बीटल्स को अपने स्पीड पाउच में वापस बुला लेता है और कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर की तरफ उड़ जाता है। और जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है वह फाइट ओल्ड मैन तुरंत आगे बढ़कर अपने रिस्पेक्टफुली बो करते हुए कहता है कि मैं येलो मैपल वैली का लेई वानहे हूँ, आपने हमारी जान बचाई, हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। और फिर तभी बाकी सभी कल्टिवेटर भी अपने सिर को झुकाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं जायंट स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ, मैं मास्क एंड मून सेक्ट से हूँ, मैं हेवनली एम्परर से हूँ, सीए मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। यह देखकर हानली के चेहरे पर एक ऑकवर्ड सा एक्सप्रेशन आ जाता है क्योंकि वो फाइट ओल्ड मैन जो अभी सीनियर कहकर रिस्पेक्ट दिखा रहा होता है वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि हानली के पुराने सेट का सीनियर मार्शल अंकल लेई थे। वे वही बंदा था जिसने हानली को एक टाइम पर मेडिसिन हर्ब के बदले पिल फार्मूलाज को एक्सचेंज किया करता था। उस टाइम पे हानली जूनियर था और ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के नॉर्मल रूल के हिसाब से था, लेकिन अब हानली को यह सीन काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो जो मार्शल अंकल कहकर उस ओल्ड मैन को बुलाता था पहले, अब वही बंदा उसे सीनियर कहकर रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसे काफी अजीब लगता है। और फिर उसकी नजर जाती है उस ब्यूटीफुल लड़की पर। उस लड़की का नाम नियान होता है। उस टाइम पर सीनियर मास्टर सिस्टर नी का नाम बहुत ज्यादा फेमस था। उस समय जब हानली येलो मैपल वैली में रहा करता था, नियान अपने टैलेंट और इनर ब्यूटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी और काउंटलेस मेल डिसाइपल उसके दीवाने थे। हानली ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह दोबारा मिलेगा। हानली कुछ देर तक चुप रहता है, उसकी नजर नियान और ली वानहे के बीच शिफ्ट होती रहती है। हानली के चेहरे पर एक मिक्स ऑफ इमोशन होता है, नॉस्टैल्जिया, रिस्पेक्ट और थोड़ा सरप्राइज का। लेकिन उधर ली वानहे अपने आप में कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके दिमाग में यह थॉट आता है कि ये सीनियर इतना ज्यादा यंग कैसे है। फिर उसको एक डेजा वू होता है जैसे कि हानली को कहीं तो उसने पहले देखा था। उसी वक्त नियान भी हानली को ऑब्जर्व करती है और उसके आंखों में भी ये कंफ्यूजन क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। तब हानली सॉफ्टली बोलता है कि लगता है मार्शल अंकल ये मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस साल जो पिल फार्मूलास आपने मुझे दिया था उससे मुझे काफी मदद मिली थी। बस ये सुनते ही लिवानहे लिटरली फेज हो जाता है। उसने शॉक में रिपीट किया कि मार्शल अंकल पिल फार्मूलास, तुम उसके आगे उसके वर्ड अटक जाते हैं और बाकी सभी भी स्टन हो जाते हैं क्योंकि एक नेशन सोल का सीनियर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जूनियर को मार्शल अंकल कह रहा है। सभी काफी हैरान होते हैं। देखकर नियान के फेस पर एक डिसबिलीफ आ जाता है। वह फिर थोड़ा ध्यान से देखती है और कहती है कि तुम मार्शल अंकल ली के डिसाइपल हो, हानली जूनियर मार्शल ब्रदर हान। हानली यह सुनकर हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिर दर्शनी को मैं अभी भी याद रहूंगा, क्योंकि जब हानली की कंडीशन के स्टेज पर था तब वे एकदम लो की बंदा हुआ करता था, उसे कोई ज्यादा लोग जानते नहीं थे। लेकिन जब वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा था तो ट्रायल ऑफ ब्लड और फायर सर्वाइव कर गया था, जिसकी वजह से वह ली हुआन का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया था। तभी उसका नाम वैली में थोड़ा फैल गया था। और जब से इस डेविल दाओ सेक्ट ने स्टेट ऑफ यू में इन्वेड किया था तब हानली ने अपने लेवल के डोजन ऑफ डेविल कल्टिवेटर को मार गिराया था और इसी बैटल के बाद उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और इसीलिए नियान शायद उसे देखते ही पहचान लेती है। और तब लीवानहे कहता है कि तुम सच में मार्शल नेफ्यू हान हो, क्योंकि यह मोमेंट उसके लिए एकदम अनरियल था और उसके गले में एक सूखापन आ गया था, दिमाग में एक ब्लैकनेस आ गई थी, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में अजीब चीज होती रहती है, लेकिन एक डिसाइपल कभी भी अपने सीनियर को सरप्राइज कर दे या बहुत कम ही होता है। लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का जूनियर सीधा नेशन सोल स्टेज पर पहुंच जाए तो एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हानली कामली बोलता है कि मार्शल अंकल लिए उतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जगह बात करने के लिए सेफ नहीं है, चलिए हम चलते हैं फिर बात करेंगे। यह सुनकर लीवानहे कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहता है, फिर वह बिटर स्माइल के साथ बोलता है कि मैं मार्शल अंकल कहने के लायक नहीं हो, तुम अब मेरे सीनियर हो क्योंकि तुम नेशन सोल स्टेज तक पहुंच चुके हो, तो अब मैं तुम्हारा जूनियर बन चुका हूँ। और वो बाकी 3 कल्टिवेटर भी जो अभी तक चुप होते हैं उन्हें रियलाइजेशन होता है कि हानली और लीवानहे के बीच एक गुरु डिसाइपल लाइनेज कनेक्शन है। सभी एक दूसरे को ऑकवर्डनेस की नजर से देखते हैं। हानली उनकी नजर को इग्नोर करता है और कामली बोलता है कि ठीक है, अगर फिलो दर्श लेई ऐसा करते हैं तो मैं फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग काफी स्लो हो, मैं आपको ले चलता हूँ। इतना कहकर हानली अपने स्टोरेज
पाउच से एक रेड कलर्ड आइटम को निकालता और हवा में उछाल देता है। वह एक विंड राइडिंग चैरॉट बन जाता है। हार्ली फिर बोलता है चलो अंदर चलते हैं। नेचुरली सभी लोग यह सुनते ही सीधा अंदर चले जाते हैं और जिसके बाद वो तुरंत चैरॉट वहां से लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ जाती है। उस चैरॉट की स्पीड देखकर वो काफी शॉक होते हैं लेकिन फिर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि अब स्पेल वॉरियर उनके पीछे नहीं आएंगे। फिर रास्ते में हार्ली कैजुअली पूछता है कि फिलो द स्टेट ऑफ फंगलिन तो अब तक स्पेल वॉरियर के कंट्रोल में जा चुका होगा, तो आप लोग वहां पर कर क्या रहे थे और एक नेसेंट सोल स्पेल वॉरियर ने आपको टारगेट क्यों किया? अगर वो एरिया इतना ज्यादा रिमोट नहीं होता तो मैं वहां पर आता भी नहीं हेल्प करने। यह सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर लिवान है एक्सप्लेन करता है कि सीनियर हम अपनी मर्जी से वहां पर नहीं गए थे, हम 9 नेशन यूनियन के एक ऑर्डर पे यहाँ पर आए थे और इसीलिए वहां पर इतना ज्यादा डिले होगा। और तभी मुलान वॉरियर ने वार स्टार्ट कर दिया और वो थोड़ा रुक कर बोलता है कि हम एक रिमोट रूट से वापस आ रहे थे लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोग रेड स्पेल वॉरियर मिल जाते हैं। उन्हें हमने मार दिया लेकिन हमें नहीं पता था कि एक नेसेंट सोल स्पेल वॉरियर भी नियर बाई था और उसने हमें देख लिया और चेस करना स्टार्ट कर दिया। हम सब लोग वहां से भाग रहे थे और साथ में लड़ते भी जा रहे थे और बस एक मिरेकल था कि आप वहां पर टाइम पर आ गए वरना हम लोग पक्का मारे जाते। वे ग्रेटिट्यूड से हार्ली को देख रहा होता है और कहता है कि सही को तो सीनियर अभी लगता है कि ये सब सपना है क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हम बच पाएंगे। लेकिन हार्ली सबको इग्नोर करता है। वो कहता है फिलो द स्लेई मेरे मास्टर ली का क्या हाल है, वो ठीक है? यह सुनते ही लिवान है थोड़ा सीरियस हो जाता है। वह कहता है कि ऑनेस्टली बोलूं तो सीनियर हान जूनियर मार्शल बदल ली तो 100 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुलान स्पेल वॉरियर के साथ जब वार हुआ था तो वे वहां पर शहीद हो चुके थे और उनकी वाइफ गोल्डन कोर तक भी नहीं पहुंच पाई और वो अपने नेचुरल लाइफ स्पेन खत्म करने की वजह से वो भी मर गई। यह सुनकर हार्ली के चेहरे पे एक हल्की सी सैडनेस आ जाती है। वह धीरे से पूछता है कि तो मेरे बाकी के मार्शल ब्रदर और सिस्टर का क्या हुआ? लिवाने फिर सीज करते हुए बोलता है कि उनमें से 3 ने फास्ट कोर तक तो अचीव किया था लेकिन कोई भी गोल्डन कोर तक नहीं पहुंच पाया। सभी मेडिटेशन के दौरान ही मारे गए। हार्ली कुछ देर तक एकदम बिल्कुल चुप रह जाता है। यह सुनकर उसके दिमाग में पुरानी यादें एकदम घूम रही होती है। यूकुन, सॉन्गमिंग, जोंग वेंगलिंग सभी के चेहरे उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। फिर हार्ली ने एक डीप ब्रीथ ली और सोचा लगता है कि येलो मैपल वैली अब पूरी तरह से बदल चुका है, वहां पर अब उसका कोई भी नहीं होगा। लगता है कि येलो मैपल वैली के दिन अब सिर्फ एक पुराने सपने जैसे लग रहे हैं। और तब नियान सॉफ्टली पूछती है कि सीनियर हार क्या आप दोबारा येलो मैपल वैली ज्वाइन करेंगे? हार्ली उसकी तरफ देखता है और कामली कहता है कि येलो मैपल वैली फिर से ज्वाइन करूं? नहीं, मैं हवेली द अलायंस के डिप्टी क्लाउड सेट का एल्डर हूँ और वहाँ पर मैं काफी खुश हूँ। नियान के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली आ जाती है और वो लिवान है भी कुछ नहीं बोल पाता। बाकी 3 कल्टिवेटर भी चुप रहते हैं क्योंकि हार्ली के साथ उनका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता तो उनका बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। फिर नियान हेजिटेट करते हुए बोलती है कि क्या सीनियर आप सियाओ क्यूआर को जानते हैं? हार्ली ये सुनते ही एक सेकंड के लिए स्टंट हो जाता है। वो कहता है कि सियाओ क्यूआर, हाँ बिल्कुल मैं उसे जानता हूँ, क्या तुम उसे जानती हो? और यह मोमेंट पे हार्ली के चेहरे पर एक चेयरफुलनेस आ जाता है। उसके दिमाग में एक छोटी सी लड़की की इमेज आती है जो कि काफी क्यूट होती है जिसका हार्ली ने फ्यूचर के लिए गाइडेंस दिया था। एक्चुअली में येलो मैपल वैली को ज्वाइन करने के लिए रिकमेंडेशन किया था हार्ली ने और तभी उसके दिमाग में एक और नाम आता है सीनियर मार्शल ब्रदर मा का, जिसने उस लड़की को डिसाइपल बनाया था। हार्ली को एक छोटी सी सैडनेस महसूस होते हैं क्योंकि वह छोटा आदमी अपनी एज के कारण कोर फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाया होगा और ज्यादातर चांस यही है कि वो अभी अब इस वर्ल्ड को छोड़कर चला गया होगा। तभी नियान टीज करते हुए हार्ली को फाइंड स्माइल के साथ बोलती है कि छोटी लड़की जूनियर मार्शल सिस्टर से अब छोटी नहीं है, उनकी अब शादी हो चुकी है और वो कई साल पहले ही कोर फॉर्मेशन की स्टेज तक पहुंच गई थी। हार्ली ये सुनकर काफी शौक हो जाता है। फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है। वो कहता है कि तू अच्छा वो कोर फॉर्मेशन में पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। उसका चेहरे पे एकदम खुशी साफ दिख रही होती है। नियान सॉफ्टली बोलती है कि मैं जूनियर मास्टर सिस्टर सियाओ से काफी बार मिली हूँ और उन्होंने आपका कई बार जिक्र किया है कि आपने कैसे हेल्प किया था और जूनियर मास्टर सिस्टर सियाओ हमेशा से ही बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड और कंसर्न फील करती है। यह सुनकर हार्ली थोड़ा स्माइल करता है। फिर उसकी स्माइल फेड हो जाती है। वो कामली बोलता है कि उस वक्त मैंने सिर्फ सीनियर मास्टर ब्रदर माँ के पास उसको इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उसका टैलेंट बहुत ज्यादा था और मैंने कुछ भी नहीं किया था और वैसे भी अब वो पास्ट की बात हो चुकी है। नियान यह सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वह विटर स्माइल करती है। हार्ली को येलो मैपल वैली में ज्वाइन करवाना काफी मुश्किल है और उसका रीजन एकदम सिंपल था। जब कोर डिसाइपल 9 नेशन यूनियन को ज्वाइन कर रहे होते हैं तब हार्ली उनके साथ नहीं था। वो एक माइनर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का डिसाइपल था जो कि एक बेड जैसा यूज किया था, उसके बाद उसे फेंक दिया गया था, तो इसलिए उसका अटैचमेंट येलो मैपल वैली के साथ क्यों ही होगा। और तभी हार्ली सडनली एक मून सेट के कल्टिवेटर से पूछता है कि क्या तुम्हारे सेट में कोई फीमेल कल्टिवेटर है जिसका नाम नानगोन वान है? और हार्ली की आवाज में बहुत ज्यादा इमोशन भरा होता है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हार्ली एकदम पागल हो चुका होगा प्यार में। तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना और मेंबरशिप भी ले लेना और इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।